Hello and welcome to all of you. Today we are going to discuss our next chapter, conservation of plants and animals. तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स का मतलब होता है जो प्लांट होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनका हम संरक्षण किस तरीके से करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो पहले हुआ करते थे लेकिन आज के टाइम पे वो नहीं दिखाई देते हैं। तो इनका संरक्षण या कंजर्वेशन किस तरीके से होगा, इस चैप्टर में हम इसके बारे में यहाँ पे रीड करते हैं। तो आइए इस रीडिंग यहाँ पे हम शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, बी साई इन क्लास 7 दैट पहेली एंड बूझो हैड विजिटेड द फॉरेस्ट अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड टीबू। तो आपने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया गया था कि जो टीबू और टीबू के साथ में और प्रोफेसर अहमद के साथ में पहेली और बूझो ने एक फॉरेस्ट को विजिट किया था, एक जंगल में गए हुए थे। टीबू क्या था, एक लड़का था, आपको याद होगा। ये वहाँ पे एक पेस्टोरियल था, मतलब पशुओं को चराने वाला था। उसके साथ में आप लोग जो है मतलब घूमने के लिए बूझो और पहेली गए हुए थे बाहर। दे वेर eager टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद देयर क्लासमेट्स। तो ये दोनों जो थे यानी बूझो और पहेली, ये बहुत ज़्यादा ईगर थे, उत्सुक थे। ईगर मीन्स होता है उत्सुक थे, अपने जो एक्सपीरियंस थे जंगल में जो कुछ उन्होंने देखा था उसको अपने क्लासमेट से शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। अदर चिल्ड्रेन इन द क्लास वे आर ऑल्सो ईगर टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेज एज सम ऑफ देम हैड विजिटेड ब्रह्मपुत्र सेंचुरी। और दूसरे बच्चे भी जो है अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरे क्लासमेट से शेयर करने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि उन्होंने जो है भरतपुर सेंचुरी को विजिट किया हुआ था। वहाँ पे लोग एक बार गए हुए थे भरतपुर सेंचुरी में। आगे यहाँ पे हम रीड करते हैं, सम अदर्स हैड हियर्ड अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क। उनमें से कुछ लोगों ने काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में सुना हुआ था। एक नेशनल पार्क है। और यहाँ पे लॉक शाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में कुछ लोगों ने सुना हुआ था। और यहाँ पे देखिए ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कुछ लोगों ने सुना हुआ था। टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ लोगों ने सुना हुआ था। तो ऐसे तमाम सारे जो लैंड्स होते हैं जिनके स्पेशल नेम्स होते हैं, जैसे यहाँ पे नेशनल पार्क आया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आया, बायोस्फीयर रिजर्व आया, तो ये सब क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसमें जो है पहली कुछ कह रही है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो ये जानना चाहती है कि यहाँ पे जो नेशनल पार्क होते हैं इनको हम क्यों बनाते हैं, या जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको हम क्यों बनाते हैं, या बायोस्फीयर रिजर्व को हम क्यों बनाते हैं इसको। तो इसका सीधा सा सब मतलब है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है, कोई नेशनल पार्क बनता है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनता है, तो इसमें वहाँ पे रहने वाले जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनके संरक्षण, उनकी कंजर्वेशन के लिए इसको हम वहाँ पे बनाते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो टाइम के साथ में, पॉल्यूशन के साथ में और डिफॉरेस्टेशन एट्सेट्रा तमाम सारे कारणों से वहाँ पे रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो उनको संरक्षित करने के लिए, कंजर्व करने के लिए ये सारे स्टेप्स यहाँ पे उठाए जाते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स काजेज। डिफॉरेस्टेशन और इसका कारण क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जो पेड़ पौधे हैं उनको काट करके ख़त्म करना, इसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। हिंदी में इसको वनोन्मूलन कहा जाता है। तो चलिए इसकी रीडिंग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अ ग्रेट वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। क्योंकि हमारा प्लेनेट है, जो हमारा अर्थ है, उस पर बहुत सारे प्रकार के प्लांट एंड एनिमल्स जो है एग्जिस्ट करते हैं। और ये जो है मनुष्य के जीवन के लिए, ये मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल हैं, आवश्यक हैं। और उनके अच्छी तरीके से जीवन के लिए और उनके सर्वाइवल के लिए, मनुष्यों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं जितने भी एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं। और आज के समय में जो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो जंगल में पाए जाते हैं, डिफॉरेस्टेशन के कारण इन जंतुओं का जो सर्वाइवल है ये संकट में आ गया है। ये जंतु धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पजेज। डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये होता है कि जो जंगल होता है उसको हम क्लियर करें, साफ़ करें, और उससे जो ज़मीन निकल के आती है उस ज़मीन का हम अदर पर्पजेज के लिए यूज करें। वो एग्रीकल्चर हो सकता है, कोई इंडस्ट्री वहाँ पे लग सकती है, या जो शहरीकरण होता है ये भी हो सकता है कि वहाँ पे कोई नगर बसा दिया जाए, शहर बस जाए वहाँ पे उस स्थान पे।
तो ये डिफॉरेस्टेशन के तमाम सारे कारण होते हैं। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पजेज मेंशन्ड बिलो। जो जंगल होता है वो कुछ पर्पज उद्देश्य के लिए काटे जाते हैं, जिनमें से कुछ उद्देश्य नीचे आपको दिए गए हैं। इसमें पहला दिया गया है प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, जो हमारा ज़मीन है उसको खाली करना कल्टीवेशन के लिए या कृषि के लिए। दूसरा पॉइंट होता है कि हम वनों की कटाई क्यों करते हैं, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, तो घर बनाने के लिए या फैक्ट्रीज बनाने के लिए हम जंगलों को काट सकते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड दिया है मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, तो फर्नीचर बनाने के लिए हमको लकड़ी ज़रूरत होती है, या जो लकड़ी हमें फ्यूल की तरह जो ज़रूरत होती है, तो इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम जंगल या वनों को काटना यहाँ पे शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए सम नेचुरल काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स एंड सेवर डर्ट्स, तो कुछ जैसे तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गई कि ह्यूमंस जो है डिफॉरेस्टेशन के काज बनते हैं, लेकिन डिफॉरेस्टेशन के कुछ काजेज में यहाँ पे आते हैं फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर जो हैं आपने पिछले लेसन में आपको बताया गया है, कभी कभी नेचुरली जो है ड्यू टू हाई टेम्परेचर जो वहाँ पे घास वगैरह होती है उसमें आग पकड़ के जंगल में आग लग जाती है, तो इससे डिफॉरेस्टेशन होता है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर सेवर एक बड़े समय के लिए अगर सूखा पड़ जाए, ड्रॉट मीन्स होता है सूखा, तो वहाँ पे भी डिफॉरेस्टेशन हो सकता है। ये डिफॉरेस्टेशन के नेचुरल काजेज हैं। बाकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण तो डिफॉरेस्टेशन बहुत लार्ज एक्सटेंट पे होता है। यहाँ पे एक्टिविटी 7.1 आपको दिया गया है, ऐड मोर काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू योर लिस्ट एंड क्लासीफाई देम इनटू नेचुरल एंड मैन मेड। तो डिफॉरेस्टेशन के कुछ और भी कारण आपको यहाँ पे जो है बताने हैं, और उनमें से कौन मैन मेड हैं और कौन नेचुरल हैं इसको आपको बताना है। तो डिफॉरेस्टेशन के दूसरे काजेज में आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जैसे किसी स्थान पे भारी बाढ़ आ जाए तो वहाँ पे हो सकता है, या वहाँ पे लैंड डिस्ट्राइड या भूस्खलन हो जाए तो इस तरीके से वहाँ पे ये चीज़ हो सकता है। तो इसमें कुछ नेचुरल काजेज हैं और कुछ ह्यूमन काजेज भी हो सकते हैं, तो इनको आप सोच करके आप अपने लिस्ट करिएगा। आगे यहाँ पे देखिए कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी जो डिफॉरेस्टेशन होता है उसके परिणाम क्या क्या होते हैं, इसके साथ में क्या क्या समस्याएं क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में हम पे रीड करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहली एंड बूझो रिकॉर्ड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, दे रिमेंबर्ड दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। It increases the level of carbon dioxide in atmosphere. Groundwater level also gets lowered. They know that deforestation disturbs the balance in nature. They were told by the Professor Ahmed that if cutting of trees continues, rainfall and fertility of the soil will decrease. तो यहाँ पे देखिए डिफॉरेस्टेशन के काजेज में बूझो और पहले को कुछ चीज़ें याद हैं जो पहले उन्होंने पढ़े हुए थे, कुछ कॉन्सिक्वेंसेज। इसमें से आपका देखिए इसमें दिया गया है कि डिफॉरेस्टेशन जो है सबसे पहले टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, पॉल्यूशन को इंक्रीज करता है। इसके बाद में ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है एटमॉस्फेयर में इसको ये बढ़ा देता है, और जो ग्राउंड वाटर होता है भूमि जल का स्तर होता है वो नीचे चला जाता है, यानी जो हैंडपम्प वगैरह से हम पानी निकालते हैं वो निकालने में हमें समस्या होती है। और ये भी जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन जो है नेचर का बैलेंस बिगाड़ देता है। नेचर का जो बैलेंस होता है वो क्या करता है, नेचुरल या प्रकृति का संतुलन बिगाड़ देता है। और प्रोफेसर अहमद ने ये भी इनको बताया हुआ था कि अगर जो है डिफॉरेस्टेशन या कटिंग ऑफ प्लांट अगर जारी रहा तो जो फर्टिलिटी है लैंड की वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और रेनफॉल भी यहाँ पे बहुत कम होगा, बारिश भी कम होगी अगर पेड़ों को ज़्यादा कटाई कर दी गई तो। आगे इसमें लिखा गया है मोर इवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेज ऑफ नेचुरल क्लैमिटीज़, और यहाँ पे अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो नेचुरल क्लैमिटीज़ जो होती हैं उनकी चांसेज बढ़ जाएंगे। नेचुरल क्लैमिटीज़ का मतलब होता है प्राकृतिक आपदाएं जिन्हें हम कहते हैं, जैसे कि बाढ़ हो गया, सूखा हो गया। तो यहाँ पे देखिए बाढ़, सूखा या जो है बारिश ना होना, ये सारे जो हैं नेचुरल क्लैमिटीज़ के अंडर में आती हैं। तो डिफॉरेस्टेशन के कारण ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए जो है बूझो यहाँ पे कुछ कह रहा है, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन द वन हैंड एंड लीड्स टू फ्लड्स ऑन द अदर हैंड। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा एक जिज्ञासा की तरह एक जो है कार्य यहाँ पे आपको दिया गया है, कि एक तरीके से यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो डिफॉरेस्टेशन है ये पहली बात तो रेनफॉल को कम करता है, लेकिन अगर डिफॉरेस्टेशन रेनफॉल को कम करता है तो डिफॉरेस्टेशन जो है फ्लड्स के कैसे बढ़ा देता है, बाढ़ को कैसे बढ़ाता है, क्योंकि अगर डिफॉरेस्टेशन से रेनफॉल नहीं होगी तो फिर बाढ़ की कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन जो है बाढ़ एक तरफ करता है और दूसरी तरफ रेनफॉल को भी डिक्रीज करता है।
ऐसा क्यों होता है, इसमें आपको थोड़ा सा यहाँ पे रीड करना होगा, क्योंकि जब डिफॉरेस्टेशन हो जाता है तो जो प्लांट्स होते हैं ये सारे प्लांट्स हट जाते हैं और ज़मीन जो होती है ये क्या होती है, यहाँ पे जितनी भी ज़मीन होती है ये खाली हो जाती है, सूखी। तो यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत बारिश होती भी है तो इस बारिश के साथ ये जो पानी है बहुत तेज़ी से बह करके नदी में चला जाता है। जो पानी यहाँ बारिश जो होती है, तो बारिश के पानी के कारण, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे होते नहीं हैं, घास होती नहीं है जो इसके पानी को रोक सके थोड़ा बहुत, और जो जड़ें होती हैं वो पानी को बहने से उसके बहाव को रोकती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब बारिश होती है थोड़ी बहुत, तो यहाँ पे जितना भी पानी है वो बहकर सीधे नदी में जाता है, और नदी में क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। जो मिट्टी होती है वो बहकर नदी में चली जाती है, और नदी नदी इस तरीके से क्या होती है, उथली हो जाती है, इसमें मिट्टी भर जाती है और जो पानी है वो बहुत ज़्यादा ऊपर तक बढ़ जाता है। तो इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन एक तरफ तो बाढ़ का कारण बनता है और दूसरी तरफ वर्षा भी कम होने देता है। इसमें आगे रीड करते हैं, रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। फ्यूअर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप रिजल्टिंग इन द इंक्रीज्ड। तो अगर मान लेते हैं कि पौधे कम हो गए, पेड़ पौधे अगर कम हो गए, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको ये एब्जॉर्ब कौन करेगा फिर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके पौधे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को बनाते हैं। लेकिन अगर पेड़ पौधे ही कम हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल लगातार बढ़ता चला जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेरिक में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ जाएगा। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ये क्या करेगा, ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे करेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ गया तो इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का उसके टेम्परेचर में राइज को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका एक मेजर काज होता है ग्लोबल वार्मिंग का। आगे इसमें रीड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जो जो हीट होता है जो सन से आता है, और अर्थ क्या करता है फिर जितना हीट होता है इसको स्पेस में फिर से भेज देता है। तो जो स्पेस में भेजने की जो प्रोसेस होती है वो अवरुद्ध होती है, रोक देता है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे इसमें रीड करते हैं, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड में रिड्यूस रेनफॉल, दिस कुड काज ड्रॉट्स। तो अगर इन टेम्परेचर में इंक्रीज हो गया तो जो वाटर साइकिल है ये डिस्टर्ब हो सकती है। जो अर्थ पे जितनी वाटर साइकिल है वो क्या हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। और अगर वाटर साइकिल हमारा डिस्टर्ब हुआ तो रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है घट जाना। तो यहाँ पे रेनफॉल आपकी घट जाएगी, और रेनफॉल घट जाएगी तो यहाँ पे ड्रॉट्स हो जाएंगे। ड्रॉट मीन्स सूखा यहाँ पे पड़ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। डिफॉरेस्टेशन आगे रीड करते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज़ अ मेजर काज व्हिच लीड्स टू द चेंज इन द सॉइल प्रॉपर्टीज। डिफॉरेस्टेशन के कारण जो सॉइल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बदल जाती हैं। सॉइल की प्रॉपर्टीज यानी उसकी फर्टिलिटी बदल जाती है, उसका टेक्सचर बदल जाता है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में जो है चेंज आ जाता है। आगे इसमें रीड करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाई प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी मिट्टी की, वो प्लांटेशन या वेजिटेशन से जो है बदली रहती है। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7th हाउ ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोजन। 7th में आपको बताया गया था कि पेड़ पौधे सॉइल इरोजन को कैसे बचाते हैं। क्योंकि जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को अच्छी तरीके से पकड़ के रखती हैं, उसको एंकर करती हैं अच्छी तरीके से, और जिस कारण से जब पानी बहता है तो उसको तेज़ी से नहीं बहने देते, पानी धीरे धीरे बहता है और सॉइल इरोजन इस तरीके से नहीं हो पाता है। फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। अगर कम पेड़ पौधे हैं तो सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है, पेड़ पौधे ज़्यादा रहते हैं तो सॉइल इरोजन आपका कम होता है। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेज द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जो जो एक्सपोजर होता है, जो सॉइल है अगर वो ऊपर की जो टॉप लेयर है सॉइल की वो अगर इरोज होकर के बह जाएगी तो फिर जो नीचे की परत है, जो नॉन फर्टाइल लेयर है, वो आपकी यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगी। दिस सॉइल हैज़ लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल। तो ऊपर की मिट्टी अगर बह जाएगी तो नीचे की जो रॉकी लेयर है, चट्टानी थोड़ी सी परत होगी, वो दिखाई देगी, और इस तरीके से ना तो इसमें ह्यूमस होगा, ह्यूमस नहीं होगा, और इसलिए इसकी फर्टिलिटी भी यहाँ पे कम हो जाएगी। ह्यूमस आप जानते हैं ह्यूमस क्या होता है, द डेड एंड डिकेइंग बॉडी रेमेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इज कॉल्ड ह्यूमस। तो ह्यूमस की यहाँ पे कमी हो जाएगी और साथ ही साथ में यहाँ पे फर्टिलिटी भी मिट्टी की घट जाएगी। आगे इसमें रीड करते हैं, ग्रेजुअली द फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ डेजर्ट। और इस तरीके से धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन के कारण, उसके बाद में सॉइल इरोजन के कारण, फिर ग्रोइंग रेनफॉल की कमी के कारण, फिर वहाँ पे जो है प्लांटेशन नहीं होगा, धीरे धीरे वहाँ की जो मिट्टी है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है।
और इसी डेजर्ट जो हमारी हरी भरी मिट्टी, हरी भरी जो लैंड होती है, उसका डेजर्ट में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। हिंदी में इसको मरुस्थलीकरण कहा जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन हो सकता है। आगे इसको रीड करते हैं। डेजर्टिफिकेशन ऑल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जो डेजर्टिफिकेशन होता है वो मिट्टी के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी क्या करता है, डिक्रीज कर देता है या घटा देता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, इनफिल्ट्रेशन रेट इज रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे पानी बरस रहा है, तो जितना भी पानी बरसता है तो फिर यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत पानी है तो ये धीरे धीरे क्या होती है, ज़मीन के अंदर ग्राउंड में जाती है पानी रिस रिस करके। लेकिन अगर डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे हो जाता है तो उससे क्या होता है, जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है, यानी जो ऊपर का जो पानी है बहुत तेज़ी से अंदर चला जाता है और ये ऊपर की मिट्टी बिल्कुल सूख जाती है। ऊपर की मिट्टी सूख जाएगी, जितना पानी है पूरा अंदर चला जाएगा। तो इसको कहते हैं इनफिल्ट्रेशन रेट। जो इनफिल्ट्रेशन रेट है वो बहुत तेज़ी से पानी को नीचे जो है चला जाएगा। तो सो देयर इज फ्लूड्स, एक मिनट। तो यहाँ पे देखिए, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड रिड्यूस। तो यहाँ पे एक तरीके से कि जो मिट्टी है उसमें से इन्फिल्ट्रेशन रेट इसका क्या होता है, घट जाता है। सो देयर आर फ्लोड्स, और इसलिए यहाँ पे क्या होते हैं, बाढ़ आ जाते हैं। और यानी कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी घट जाएगी और जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो घट जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे बाढ़ की स्थिति बन जाएगी। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एट्सेट्रा ऑल्सो चेंज बिकॉज द डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन के कारण मिट्टी की जो और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे इनका न्यूट्रिएंट कंटेंट यानी कितनी मात्रा में इनमें पोषक तत्व हैं, इनका टेक्सचर, इसकी मिट्टी की जो बनावट होती है, मिट्टी बलुई है कि महीन कणों वाली है, इसके टेक्सचर को कहते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी मिट्टी के यहाँ पे चेंज हो जाती हैं। वी हैव स्टडीड इन क्लास 7 दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट। हमने क्लास 7 में पढ़ा हुआ है कि हम फॉरेस्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स को गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। लिस्ट दीज प्रोडक्ट्स, तो इन प्रोडक्ट्स को आप लिस्ट करिए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे सबसे पहले तो हमको लकड़ी मिलती है, हमको फ्रूट्स मिल जाते हैं, हमको कुछ मेडिसिन्स मिलती हैं, और इस तरीके से तमाम सारी चीज़ें, या जो एनिमल्स होते हैं हमको जो है फॉरेस्ट में ही मिलते हैं, और इन एनिमल्स का भी हमारे जीवन में बहुत सारा उपयोग होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको यहाँ से मिलती हैं और इनको आप लिस्ट कर सकते हैं। आगे यहाँ पे रीड करते हैं हम लोग। विल बी फेस शॉर्टेज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इफ़ बी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज। तो अगर हम पेड़ों को काटते रह जाएंगे तो जो चीज़ें हमको जंगल से मिलती हैं उन चीज़ों की शॉर्टेज हो जाएगी, उन चीज़ों की कमी हमारे पास में हो जाएगी। आगे इसमें रीड करते हैं। एक्टिविटी 7.2 दिया है, एनिमल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई डिफॉरेस्टेशन। हाउ। जो एनिमल लाइफ होता है ये भी डिफॉरेस्टेशन से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है, लेकिन कैसे। लिस्ट द पॉइंट्स एंड डिस्कस देम इन योर क्लास। तो इन पॉइंट्स को आप लिस्ट करिए, इनकी सूची बनाइए और इनको अपने क्लास में डिस्कस करिए। तो देखिए, जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो उससे क्या होता है, जो पेड़ पौधे उनकी कमी हो जाती है, और जितने भी एनिमल्स होते हैं हमारे फॉरेस्ट में, वो सारे एनिमल्स अपने प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। जो प्लांट्स के फ्रूट्स होते हैं उनको खाते हैं, उनके लीव्स को खाते हैं, उनकी छाया में रहते हैं, उनका हैबिटेट प्लांट्स पर डिपेंड होता है। तो अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो उनका हैबिटेट नहीं रह जाएगा, रहने के लिए उनको छाया नहीं मिलेगी, और उनको खाने के लिए जो फ्रूट्स हैं वो भी नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन के कारण वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो बिल्कुल बहुत बैडली अफेक्ट होगी। आगे इसमें हम रीड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जो ये हमारा टॉपिक है, लेसन का नेम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ। तो जो फॉरेस्ट होते हैं उनको हम कैसे कंजर्व करते हैं, उनका संरक्षण किस तरीके से करेंगे, और वाइल्ड लाइफ का संरक्षण हम कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पे जो सैंक्चुअरीज वगैरह के यहाँ पे जिक्र आएगा, तो इसको रीड करते हैं। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो पहेली एंड बूझो वेयर वरीड। तो डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट को जब पहेली और बूझो ने सीख लिया तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे। चिंतित क्यों थे, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा फेटल हैं, बहुत ज़्यादा घातक है हमारे लिए, और हमें हमारे जो है एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। तो पहेली एंड बूझो बहुत ज़्यादा चिंतित थे, तो वो लोग क्या किए, प्रोफेसर अहमद के पास ये लोग गए और उन्होंने पूछा कि वाइल्ड लाइफ को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे, उनको हम संरक्षित किस तरीके से करेंगे। तो इस बात को वहाँ पे जो है उन्होंने प्रोफेसर अहमद से पूछा।
और उसके बाद में प्रोफेसर अहमद ने क्या जवाब दिया इसको हम जानेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे बॉक्स में जो आपको दिया गया है इसको हम पहले रीड करते हैं। तो यहाँ देखिए बायोस्फीयर क्या होते हैं इसके बारे में बताया गया है। बायोस्फीयर, व्हाट इज़ बायोस्फीयर? बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और व्हिच सपोर्ट लाइफ। तो बायोस्फीयर एक ऐसा प्लेस होता है अर्थ का जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं यानी मिलते हैं। जैसे अगर किसी हम बड़े डेजर्ट की बात करें या अंटार्कटिका की बात करेंगे तो वहाँ पे कोई ख़ास एनिमल्स नहीं रहते हैं। ज़्यादातर एनिमल्स जो हैं हमारे जंगलों वगैरह में रहते हैं। तो अगर जहाँ पे ज़्यादातर एनिमल्स रहते हैं उस प्लेस को हम बायोस्फीयर कहेंगे। यानी जहाँ पे जीवन हो, लिविंग थिंग्स हों, उसको हम बायोस्फीयर कहेंगे। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी refers to the variety of organisms existing on the earth, their interrelationship and their relationship with the environment। तो यहाँ पे देखिए जो बायोडाइवर्सिटी है, व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? तो बायोडाइवर्सिटी क्या है इसका भी एक अच्छा एक्सप्लेनेशन यहाँ आपको दिया गया है। बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। जो विभिन्न प्रकार के वैरायटी ऑफ जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट एंड एनिमल्स, ये हमारे अर्थ पे बहुत सारे प्रकार के एग्जिस्ट करते हैं। और जो प्लांट एंड एनिमल एग्जिस्ट करते हैं इनका जो इंटर रिलेशनशिप होता है इनका एनवायरनमेंट के साथ में, इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। किसी स्थान पे तमाम सारे प्रकार के प्लांट्स होते हैं, तमाम सारे प्रकार के एनिमल्स होते हैं, ये एक ही जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। इनका एनवायरनमेंट के साथ में कैसा रिलेशनशिप होता है, किस तरीके से एनवायरनमेंट इनको अफेक्ट करता है, इन सारी चीज़ों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम या बायोडाइवर्सिटी इसको कहते हैं। तो किसी स्थान पर जो विभिन्न प्रकार के प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नता होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ ही विभिन्नता है। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब किसी स्थान पर अगर एक से अधिक प्रकार के प्लांट्स एंड एनिमल्स वहाँ पे मिलते हैं तो उसको हम बायोडाइवर्स प्लेस कहेंगे। आगे इसको रीड करते हैं। तो पहले उन बूझों ने पूछा था कि प्रोफेसर अहमद से कि जो प्लांट्स हैं उनको हम किस तरीके से, प्लांट एंड एनिमल को हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, बचा कैसे पाते हैं। तो यहाँ पे प्रोफेसर अहमद ने इनको कुछ सजेस्ट किया है। प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइज अ विजिट टू बायोस्फीयर रिजर्व और पहेली एंड बूझो देयर क्लासमेट्स। तो यहाँ पे देखिए प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेज अ विजिट टू ए बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली बूझो एंड देयर क्लासमेट्स। तो प्रोफेसर अहमद ने उसका जवाब देने से पहले कि हम कैसे जो है कंजर्व करेंगे प्लांट एंड एनिमल्स को, इन्होंने एक विजिट ऑर्गेनाइज किया, आयोजित किया किसी एक बायोस्फीयर रिजर्व में। एक बायोस्फीयर रिजर्व में जाने का इन्होंने योजना बनाया और पहेली और बूझो और उसके क्लासमेट्स के साथ में। ही सेलेक्ट्स अ प्लेस नेम्ड पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो उन्होंने एक ऐसे प्लेस को सिलेक्ट किया जिसका नाम था पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये सभी लोग पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में जाने वाले हैं। ही knows that plants and animals found here are similar of those of the upper Himalayan peaks and those belonging to the lower western Ghats। तो जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें पाए जाने वाले जो प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं वो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हैं जो कि ऊपरी हिमालय के चोटियों में पाए जाते हैं। जो प्लांट एंड एनिमल्स ऊपरी हिमालय की चोटियों में पाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक वही जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो लोअर वेस्टर्न घाट्स, जो हमारे वेस्टर्न घाट्स होते हैं उसमें भी जो हैं पाए जाने वाले प्लांट एनिमल्स हैं, बिल्कुल सेम वही एनिमल्स यहाँ भी मिलते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स आप जानते हैं जैसे केरला के का जो केरला का एरिया हो गया जो कि समुद्र के किनारे है उसको वेस्टर्न घाट्स हम कहते हैं। इधर गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक का जो एरिया है उसको वेस्टर्न घाट्स हम कहते हैं। आगे इसमें रीड करते हैं। प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज यूनिक। प्रोफेसर अहमद जो है बिलीव करते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं कि यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है वो यूनिक है, अद्वितीय है, यानी ऐसी बायोडाइवर्सिटी और कहीं शायद नहीं मिलेगी। ही रिक्वेस्ट माधव जी ए फॉरेस्ट एम्प्लॉई। वो माधव जी नाम के एक फॉरेस्ट जंगल के कार्यकर्ता थे। तो जो माधव जी थे वो जंगल में काम करने वाले एक एम्प्लॉय थे। उनसे उन्होंने क्या किया, रिक्वेस्ट किया टू गाइड द चिल्ड्रेन इनसाइड द बायोस्फीयर रिजर्व। जो बच्चे हैं उनको जंगल के अंदर गाइड करने के लिए जो है उनको कन्विंस किया उन्होंने। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं आगे क्या होता है कि जो माधव जी हैं ये बच्चों को सहयोग करेंगे, दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं।
He explains that preserving areas are such biological importance make them a part of our national heritage. वो माधव जी इनको बताते हैं बच्चों की कि जो इस तरीके की जो प्रिजर्विंग एरियाज होते हैं, जो संरक्षित एरियाज होते हैं जिसमें एनिमल्स एंड प्लांट्स को कंजर्व किया जाता है, ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस के होते हैं कि इनको हम नेशनल हेरिटेज यानी राष्ट्रीय विरासत की तरह इनको हम मानते हैं, एक राष्ट्रीय विरासत ये हो जाते हैं। माधव जी एक्सप्लेन्स, माधव जी आगे बताते हैं बच्चों को, टू द चिल्ड्रेन दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी गवर्नमेंट। माधव जी बताते हैं कि हमारा जो अपार्ट मीन्स अलग होता है, अपार्ट मीन्स क्या होता है, अलग होता है, अपार्ट मीन्स अलग होता है, यानी हमारे और आपकी सोसाइटी के प्रयास के बाद भी अलग गवर्नमेंट यहाँ पे बता रहे हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट एंड एनिमल्स। तो माधव जी बता रहे हैं बच्चों कि जो हमारा जो प्रयास होता है कंजर्व करने का प्लांट्स और एनिमल्स का, इसके अतिरिक्त जो गवर्नमेंट होती है वो भी जो है प्रयास करती है जो प्लांट होते हैं फॉरेस्ट एंड एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए। द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, गवर्नमेंट क्या करती है, लेज डाउन रूल्स, नियम बनाती है, मेथड्स एंड पॉलिसीज, वो तरीके बताती है और उन नीतियों को बनाती है, पॉलिसीज को बनाती है, टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम, जिससे कि जो प्लांट एंड एनिमल हैं इनको कंजर्व किया जा सकता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एट्सेट्रा। तो जो गवर्नमेंट होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बनाती है, नेशनल पार्क्स को बनाती है, बायोस्फीयर रिजर्व को बनाती है, आर प्रोटेक्टेड एरियाज़ फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया। तो अगर किसी स्थान पर हम कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया जाए या कोई नेशनल पार्क बना दिया जाए, बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया जाए, तो ये कुछ कंजर्व्ड एरियाज होते हैं, कुछ संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिसमें वहाँ पे पाए जाने वाले एनिमल्स को और जो वहाँ के प्लांट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनको बनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, इनको जो किसी स्थान पर पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं इनको कंजर्व करने के लिए इनको बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, इसको गवर्नमेंट बनाती है। आगे यहाँ पे देखिए एक्टिविटी यहाँ पे आपको एक दी गई है, एक्टिविटी 7.3 में दिया गया है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स इन योर डिस्ट्रिक्ट। तो अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या बायोस्फीयर रिजर्व है तो उसको आप यहाँ पे फाइंड आउट करिए, स्टेट एंड कंट्री। तो अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में है, आपके स्टेट में क्या है और आपकी कंट्री में कौन सी नेशनल पार्क्स वगैरह हैं, तो इनके कुछ के नाम आप यहाँ पे आपको बताना है। और अगर हम अपने आसपास की बात करें तो यहाँ पे जैसे थोड़ा सा फॉरेस्ट यहाँ गोंडा में है, टिकरी रिजर्व फॉरेस्ट यहाँ पे हैं, और साथ ही साथ में हमारे आसपास देखिए लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क एक है जो नेशनल पार्क यहाँ आसपास में है, और भी आप बहुत सारे खोज सकते हैं। रिकॉर्ड इन टेबल 7.1, तो इस टेबल में आपको इनको शो करना है। शो दीज एरियाज इन एन आउटलाइन मैप ऑफ योर स्टेट एंड इंडिया। तो आप इसको एक एरिया में भी आप बना सकते हैं कि जो स्टेट का मैप होगा उसमें आप इस एरिया को बनाएंगे, और उसके बाद में जो इंडिया का मैप होगा उसमें भी आपको इसको बनाना होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन, तो यहाँ पे आप देखिए इन माय डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई है तो उस डिस्ट्रिक्ट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कि बायोस्फीयर रिजर्व है कि नेशनल पार्क है, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। हमारे स्टेट में कौन कौन से हैं उसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और हमारे देश में कौन कौन से हैं तो उसको यहाँ पे आपको लिखना है। अगर मान लेते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं मिलता है तो स्टेट में तो तीनों शायद मिल जाएंगे, और अगर स्टेट में नहीं मिलते हैं तो कंट्री में तो सभी हैं ही, उनको आप ढूंढ के इसको आप फिलअप करिएगा। अब यहाँ पे देखिए एक आउटलाइन मैप भी यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ पे माधव जी के साथ में बच्चे जो है सारी चीज़ों को देखने गए थे। तो यहाँ पे आप देखिए मैप में है, तो ये मैप में कहाँ पे है इसको भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम थोड़ा सा इधर हम देखते हैं, यहाँ पे जो बॉक्स हमने छोड़ दिया था इसको हम रीड करते हैं। तो इस बॉक्स में आपको बताया गया है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे आपको दी गई है। तो चलिए इसकी हम रीडिंग यहाँ पे करते हैं। इसमें आपको बताया गया है टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फाउना। तो यहाँ पे देखिए इसको फ्लोरा मीन्स एंड फाउना मीन्स होता है जो जीव, जंगल एंड जो पौधे और जंतु होते हैं। फ्लोरा एंड फाउना का मतलब होता है पौधे और जंतु। यहाँ पे टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फाउना एंड देयर हैबिटेट्स, प्रोटेक्टेड एरियाज।
तो किसी स्थान पर फ्लोरा एंड फाउना और उनके हैबिटेट मीन्स उनके वास स्थान को बचाने के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, और नेशनल पार्क्स कहते हैं, या बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। तो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जिनमें हम उस स्थान के फ्लोरा एंड फाउना को प्रोटेक्ट करते हैं और उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए रिजर्व्स हैव बीन रिमार्क्ड। तो ये इस तरीके के जो स्थान होते हैं इनको हम रिजर्व करके इसको रिमार्क करते हैं, इनका हम इनको थोड़ा सा मतलब संरक्षित करते हैं इस तरीके से। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन ईयर मार्क्ड। आगे देखिए इसमें प्लांटेशन होता है, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर। तो हंटिंग या पोचिंग यहाँ पे शिकार करना या जो उनको मारना पकड़ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होती हैं, रिस्ट्रिक्टेड होती हैं इन सारे एरियाज़ में। तो चाहे आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, नेशनल पार्क हो या बायोस्फीयर रिजर्व हो, तो इसमें जो कल्टीवेशन वगैरह यहाँ पे थोड़ा सा, ग्रेजिंग वगैरह थोड़ा सा इसमें रिस्ट्रिक्टेड होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस भी है तीनों में, तो इसको पहले हम रीड करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे जो जंतु वहाँ पे रहते हैं उनके ना तो हैबिटेट, उनके घरों जहाँ पे वो रहते हैं उनके हैबिटेट को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा और ना ही उन एनिमल्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होते हैं इसमें कुछ हद तक थोड़ी बहुत मात्रा में कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं, जैसे लकड़ी वगैरह इकट्ठा कर सकते हैं, सूखी लकड़ियाँ, और ज़्यादातर एक्टिविटीज़ इसमें अलाउड नहीं होती हैं। लेकिन जो हमारा नेशनल पार्क होगा उसके बारे में देखिए, एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो नेशनल पार्क होता है ये ऐसे रिजर्व एरिया होते हैं जहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो स्वतंत्र रूप से यहाँ के जितने नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं इनका यूज कर सकते हैं, पूरी तरीके से बिल्कुल फ्री होकर के जितने भी रिसोर्सेज हैं इनको ये यूज कर सकते हैं, जो इस नेशनल पार्क में जितने भी एनिमल्स होते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, थोड़ी बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं, लेकिन नेशनल पार्क में बिल्कुल भी कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है, इसका डिफरेंस हम आपको लिखने के लिए भेज देते हैं। आगे देखिए इसमें बायोस्फीयर रिजर्व दिया है। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक लार्ज एरिया होता है, इसमें लिखा गया है लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो ये जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व होता है ये वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए बनाया जाता है, एक लार्ज एरिया होता है। प्लांट, एनिमल, रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइब्स लिविंग इन दैट एरिया। तो ये ध्यान आपको देना है कि जैसे आपका जो नेशनल पार्क होता है इसमें ह्यूमंस नहीं रहते, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ह्यूमंस जा सकते हैं लेकिन लिमिटेड एक्सटेंट तक। नेशनल पार्क में ह्यूमंस की एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व होता है एक लार्ज एरिया होता है जिसमें वहाँ पे रहने वाले जितने वाइल्ड लाइफ हैं, जितने जंगल के जानवर हैं, वहाँ के जो प्लांट हैं, एनिमल हैं, सभी को वहाँ पे संरक्षित कर दिया जाता है। वो वहाँ के सारे रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर उस एरिया में कोई ट्राइबल जो अगर वहाँ पे लिव कर रहा हो, रह रहा हो, तो उस ट्राइबल को भी वहाँ पे रहने दिया जाता है। ट्राइबल का मतलब होता है जंगल में रहने वाले व्यक्ति या इंसान जो कि जंगल पर ही डिपेंड होते हैं, उनको हम ट्राइबल्स कहते हैं, हिंदी में इसको जनजातियाँ कहते हैं। तो अगर किसी बायोस्फीयर रिजर्व में जनजातियाँ हैं जंतुओं और पौधों के साथ में, तो उन जनजातियों को भी वहाँ पे रहने दिया जाता है और वहाँ के रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्लांट को जो प्लांट एनिमल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास में मेजर जो 3 टाइप के जो है रिजर्व एरिया होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। तो ये यहाँ पे आज का ये आपका टॉपिक था, इसमें कुछ जानकारी आपको मिली होगी और इसको वीडियो को देखने के बाद में आप इसको एक बार ज़रूर रीड किया करिए बुक को, क्या कुछ इसमें दिया गया है। और नेक्स्ट डे में हम जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आगे उसमें हम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।